पूरी उतर सकूं। और मेरे बारे में आपको अभी बताया ही है अमनजीत जी ने। आज का हमारा जो बातचीत का विषय है वह है वर्तमान कोरोना के वातावरण में परिवार एवं समाज में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका। अर्थात कोरोना के विशेष वातावरण में हम महिलाएं कैसे मदद कर सकती हैं समाज में और परिवार में, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत ही आवश्यक है। पहले कहते थे कि यदि हमारा तन सुखी है तो हमारा मन सुखी होता है, परंतु मैं हमेशा ये मानती हूँ, शायद मनोवैज्ञानिक हूँ इसलिए, कि यदि मन चंगा नहीं तो तन चंगा कभी हो ही नहीं सकता है। जब मुझे पहली बार ये बात सुनने को मिली थी, एक मनोवैज्ञानिक ही मेरे विभाग में आए और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बीमार होता है तो उसकी बीमारी की वजह स्ट्रेस नहीं होती। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, परंतु जब मैंने समुपदेशन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गया है मुझे समय, तो मेरे पास में ऐसे ऐसे केसेस आए जिसमें वास्तव में कोई शारीरिक समस्या तो थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। बहुत डॉक्टर्स के पास में चक्कर काट के अल्टीमेटली डॉक्टर ने कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, और फिर उसके बाद जो है वह मेरे पास समुपदेशन के लिए आए। तो मैंने ये पाया कि मानसिक स्वास्थ्य की क्या कीमत है। यद्यपि कार्य भी मैंने इसीलिए किया था, परंतु जैसे जैसे मैं इस कार्य में घुसती गई, अपनी स्पेशलाइजेशन मैंने बदली, साथ साथ मुझे एहसास हुआ मन चंगा तो तन चंगा। और घर तो वैसे ही महिलाओं से चलता है मेरी बहनों, तो इसलिए हमें तो अपना मन जो है वो चंगा रखना ही पड़ेगा। चूंकि आज हम बात समुपदेशन पर कर रहे हैं, अर्थात काउंसलिंग के आयाम के द्वारा ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि ये समुपदेशन है क्या। पता है हम लोग क्या समझते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीच को सुन लेते हैं और उसे ही समुपदेशन मान लेते हैं। हम कह देते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, किसी को गाइड कर देते हैं, उससे हम समुपदेशन मान लेते हैं। नहीं, काउंसलिंग बिल्कुल अलग चीज है। मैं आपको काउंसलिंग की एक लाइन में यदि व्याख्या करूं तो ये वो फेस टू फेस इंटरैक्शन है। फेस टू फेस का मतलब हम आमने सामने होने चाहिए। कौन? दो व्यक्ति, एक जो काउंसलर है और दूसरा वो क्लाइंट जो कि हमसे कोई ना कोई अपनी समस्या का निदान करवाने हेतु हमारे पास में आता है। इस फेस टू फेस इंटरैक्शन में काउंसलर का कार्य क्या है? काउंसलर का कार्य है टू मेक द क्लाइंट रियलाइज हिज पोटेंशियल। रियलाइज हिज पोटेंशियल अर्थात दो तरह से। रियलाइज का क्या मतलब है? इसमें हम पहले उसे ये रिकॉग्नाइज कराते हैं, उससे पहचान कराते हैं कि तुम्हारी क्या योग्यता है। फिर उसके बाद हम उसे एक्चुअलाइज कराना सिखाते हैं, यानी कि फिर हम उसे वो राह बताते हैं, वो रास्ते बताते हैं जिससे वह अपनी योग्यताओं का पूरा फायदा उठा सके, उनको पूरी तरह से अपने जीवन में प्रयुक्त कर सके। हम यहाँ सलाह नहीं देते, ये कोई मार्गदर्शन नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। मोटिवेशनल तो स्पीच बड़ी आसान होती है, मैं एकदम अभी जोर जोर से जोश में आकर के बोलने लगूं, बहुत प्रभावशाली हो जाऊंगी, और उसके बाद कई लोग मेरी उस बात से एकदम से प्रभावित हो जाएंगे। हम नेता नहीं है जो हमको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, उसका प्रभाव कभी परमानेंट नहीं होता। मैं आपके प्रभाव में आई और आपके प्रभाव में आकर मैंने कोई निश्चय कर लिया, परंतु वास्तव में तो मैं उस कार्य को करने के योग्य ही नहीं थी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये कार्य करने की मेरी क्षमता भी है कि नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर को मैं डिस्करेज नहीं कर रही, मोटिवेशनल स्पीकर्स की अपनी भूमिका होती है, लेकिन समुपदेशन बिल्कुल अलग है। वहां हम भाषण तो देते ही नहीं है, यद्यपि आज का कार्य मेरा भी भाषण देना ही है, परंतु समुपदेशन एक बिल्कुल अलग तरह की प्रक्रिया है। इसको करने के लिए हमारे अंदर कोई गुण होने चाहिए, चाहे महिला चाहे पुरुष, जिसमें सबसे पहला गुण है वार्मथ। हम अब परिवार के ऊपर ही इस बात को लगाते हैं। हम इतनी सारी बहनें, यद्यपि मेरे पुरुष मित्र भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन ज्यादातर मेरी बहनें यहाँ पर हैं। आज का विशेष कार्य महिलाओं के लिए ही है। तो बहनों, हम लोग अपने घर में जब बातचीत करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी बातचीत करते हैं, कितनी बार हम बड़ी इरिटेटेड होती हैं,
है ना। हमारा बच्चा आता है, नंबर उसके कम है, मेरे बच्चे तो उस स्टेज को पार कर चुके हैं। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं आयु में आप लोगों से बहुत बड़ी हूँ। जब बच्चा घर में आते उसके मार्क्स कम आते हैं, या हम अपने कार्य से कुछ चिड़चिड़े होते हैं, हम बड़ी खींच के बच्चों के साथ बात कर लेते हैं। हम ऐसी ऐसी बातें करते, तुझे आता भी है कुछ, तेरे को कुछ नहीं आता, खून पीता है तू मेरा, खून पीती है, जब देखो मेरा दिमाग खाते हो, भागो यहाँ से। हम ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। क्या इसमें स्नेह है? क्या इस भाषा में, इस एक्सप्रेशन में वार्मथ है? नहीं है ना। जब हम अपने घर में हमें वार्मथ नहीं मिलती, हमारा बच्चा कंफ्यूज होता है। हम जब उसे कहते हैं तुझे कुछ नहीं आता, 6 बार ये सुनकर वो परेशान हो जाता है, अपने बारे में कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कुछ आता भी है या नहीं आता है, नेगेटिव इमेज बनाता है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर समुपदेशन की जरूरत पड़ती है। मैं कहती हूँ समुपदेशन के आयाम में जब हम औरों को ही समुपदेशन देना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इसे अपने घर से ही शुरू करें। सबसे पहले क्या हम अपने व्यक्तित्व के अंदर इतना स्नेह, इतनी वार्म, अपनी भाषा के अंदर, अपनी वाणी के अंदर इतनी मिठास ला सकते हैं? हम जब अध्यापिका के नाते स्कूल में बात करते हैं, अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, कहीं किसी फॉर्मल जगह पर बात करते हैं, जैसे मैं अब आपके साथ में भाषण दे रही हूँ, तब हमारी भाषा पर कितना संयम होता है। क्या ये संयम मेरे घर में भी मेरी भाषा पर, मुझ पर रह सकता है? ये पहला नियम है समुपदेशन का। दूसरा है ट्रस्ट। जब तक वार्मथ नहीं है, स्नेह नहीं है, तो क्या हमारे बच्चे या हमारे विद्यार्थी या हमारे मित्र हम पर विश्वास कर सकते हैं? सोचने की बात है। हमें अपने व्यक्तित्व में, अपने दिल से ऐसी अच्छाई लानी पड़ेगी कि जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। परहित की वो भावना हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी, यहां से आनी चाहिए मेरे अंदर वो परहित की भावना। केवल तभी हम उस तरह का विश्वास पैदा कर सकते हैं। तीसरी चीज रहती है जेन्युइन रिगार्ड। ये जो जेन्युइन रिगार्ड है, अर्थात मेरे सामने, मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास बड़ी नई नई मैंने अभी काउंसलिंग शुरू की थी, एक लड़की आई, उसका एक अफेयर था। ये उदाहरण मैं कई दफे पेश कर चुकी हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आपसे मैं कभी मुखातिब नहीं हुई। एक बच्ची आई, वो बच्ची का एक अफेयर हुआ, टूट गया, फिर दूसरा हुआ, टूट गया, फिर तीसरा हुआ। अब वो तीसरा भी टूटने के कगार पर था और वो बड़ी टेंशन में थी। मेरी पहली प्रतिक्रिया 15 वर्ष पूर्व केवल यही थी, कैसी लड़की है ये, छी छी छी। नो, काउंसलिंग में ये नहीं आता। मैंने स्वयं को उसी समय नियंत्रित किया, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ी हुई थी और मैंने ये सोचा कि यदि मैं इसकी इज्जत ही नहीं कर पाऊंगी, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मुझे ये सोचना है कि इस बच्ची ने यदि गलत कदम उठाया तो क्यों उठाया। यदि हम अपने पुराने कानून अवस्था पर जाएं, पुरानी, ये आजाद भारत की बात नहीं कर रही, मैं 1000 वर्ष पहले की यदि बात करती हूँ, और अगर हम जेजेबी में भी पढ़े तो हम ये मौका दिया करते थे, कोई भी यदि क्रिमिनल भी होता था तो उसे सुधरने का मौका दिया करते थे। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी लड़कियां, हमारे लड़के इस तरह गलत राह पर चलते हैं, उसकी कोई वजह होती है। और समुपदेशन में हमारा काम है सही राह दिखाना, लेकिन वो कब होगा? जब हम एक व्यक्ति को उसकी बुराइयों के साथ भी स्वीकार कर पाएंगे। यही हमें अपने बच्चों के साथ अपने घरों में भी करना है, और अपने स्कूलों में, अपनी नौकरी में, अपने बॉस को, अपने साथियों को, सभी को उनकी बुराइयों के साथ स्वीकार करना है। केवल तभी हम एक अच्छे समुपदेशक हो सकते हैं, अन्यथा हम कभी भी वो नहीं कर पाएंगे। जेन्युइन रिस्पेक्ट हमें उन्हें दिखानी है। हम जजमेंटल नहीं हो सकते, अपनी इच्छाओं को कभी किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को वही करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। ये छोटे छोटे गुण हैं जो हम समुपदेशकों के हृदय में हमेशा बसने चाहिए। इसको मैं हमारी पारिवारिक भूमिका के बीच में कुछ उदाहरणों के समक्ष में, उदाहरणों के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगी
कि ये गुण हमारे कैसे काम आएंगे। एक छोटा सा मैं आपको अपनी काउंसलिंग का उदाहरण देती हूँ। एक माता जी मेरे पास में आई, वो अपनी बच्ची से बड़ी परेशान थी, काफी पुरानी बात है। उनका प्रॉब्लम क्या था कि मैंने उनकी सारी समस्याएं सुनी, छोटा करके केस को सुनाऊंगी, तो बताती रही वो। फिर एक दिन उनकी बच्ची से बात हुई। मैं वैसे बच्चों से बात नहीं करती हूँ, लेकिन उनकी बच्ची से बात हुई। उसकी बच्ची ने कहा, मम्मा क्या है, राक्षस की तरह है। बचपन में देखो ना, मैं इनको कहती थी कि रस्सी मत कूदो, मुझे रस्सी नहीं कूदनी, मुझे रस्सी कूदना अच्छा नहीं लगता है। ये मानती ही नहीं है, ये तो बस यही कहती है, लंबी नहीं होएगी, लंबी नहीं होएगी, लंबी होना है इसलिए रस्सी कूद, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मम्मा इस बात को समझती क्यों नहीं है? So she had thrown anger on her mother. मैंने सुना, सिर्फ सुना, उसकी बात को सुना, समझा। सुनना जरूरी है। अब आप ये समझिए, हम माएं क्या गलतियां कर बैठती हैं अपने परिवारों के अंदर। बच्ची ने जब कहा कि मम्मा मुझे रस्सी कूदना अच्छा नहीं लगता, माता जी ने उस बात को समझा नहीं। वो यही चाहती थी ना कि लड़की लंबी हो। एक बात कर सकते हैं अपनी बच्ची के साथ कि बेटा मुझे अच्छा लगता है कि तुम लंबी बनो, मुझे लंबे लोग अच्छे लगते हैं, तुम भी लंबा होना चाहोगी? देखो मैं लंबी हूं, मेरे जैसे दिखना चाहोगी? बच्चा हाँ कहता है, उसे आप 4 तरीके बताइए। हमने क्या कहा, काउंसलिंग का अर्थ ही यही है कि बच्चे की योग्यता को ढूंढना और फिर उसको क्रियान्वित कराना। मुझे ये देखना चाहिए एज अ मदर कि मेरी बेटी को मैं ऑप्शंस दूं, तुम लटकना पसंद करोगी या रस्सी कूदना पसंद करोगी, अच्छा या पेड़ पर चढ़ना पसंद करोगी, जो तुम कहोगी मैं वही करवाऊंगी। आप लोगों को ये मेरी बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये प्रॉमिला बत्रा वर्जन नहीं है, ये एक वेल प्रूवन, शोध करने के बाद जाना गया वर्जन है। अब मान लीजिए आपको आपके बच्चे की बात पसंद नहीं आई, धीरे धीरे आपको लगता है नहीं मुझे ये नहीं कराना, यही कराना है। धीरे धीरे उसकी रुचि को, यदि उसके अंदर वह योग्यता है, तो उस कार्य को करने के लिए कैसे शिफ्ट करना है, ये मेरा कर्तव्य है एज अ मदर। यही सब हमने कोरोना में भी करना है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे हमें फॉलो करते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं, हमें इमिटेट करते हैं, हम इसे मॉडलिंग कहते हैं। सीखने का एक नियम है, अधिगम के कई नियम है, जिसमें एक मॉडलिंग है जो बंदूरा ने दिया है, तो कई, लेकिन सबसे पहले मैं मॉडलिंग ही बताती हूँ, क्योंकि 40 मिनट में इससे अधिक नहीं बताया जा सकता। कभी आपने, हम अब इस उम्र में आ गए हैं, कभी आपने ध्यान दिया हो पीछे की तरफ यदि आप जाएं तो आपको लगता होगा हाँ माँ भी तो ऐसे करती थी ना, पापा भी ऐसे करते थे ना, मैं बिल्कुल वैसा करने लगी हूँ। मेरी उम्र की महिलाएं नहीं भी हैं, जिनके बच्चे 10वीं 11वीं में हैं, उन्होंने भी कभी कभी सुना होगा और देखा होगा, बच्चे अपने मम्मी और पापा को कॉपी करते हैं। जैसे ही आप कहते हैं लंबा दिखना जरूरी है, तुम लंबी नहीं लगोगी तो तुम अच्छी नहीं लगोगी, तुम भद्दी लगोगी, आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे को ये सिखा रहे हो कि सब चीजों से ऊपर उठकर है कि तू दिखती कैसे है। फिर जब हमारे बच्चे फैशन करते हैं तब हमारे को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन सिखाते तो हम ही है ना कि कैसे वो वास्तविक दुनिया से दूर आभासी दुनिया में रहते हैं। क्या वास्तव में हमारी इस बुद्धि से जो हम कार्य करते हैं उससे अधिक कार्य हम अपने चेहरे की सुंदरता से कर सकते हैं? आप ध्यान से सोचिए। महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है खूबसूरत दिखना, सभी को लगता है। हम सब तैयार होती हैं, चश्मों के अलग अलग फ्रेम हमें चाहिए होते हैं। लड़कों को मैं इसके खिलाफ नहीं, मैं नहीं कह रही कि हम अच्छे से ड्रेसअप ना हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसका जितना महत्व है उतना हम बचपन से अपने बच्चों को बताएं। एक छोटी सी बात के लिए कि लंबा होना है, माँ ने कैसे दुश्मनी मोल ले ली अपनी बच्ची से, मैं ये समझाना चाहती हूँ। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक ये, ऑब्जर्व योर चाइल्ड। अपने बच्चे को निरीक्षण में रखिए लगातार, अपने पति को निरीक्षण में रखिए लगातार, उनको समझिए, उनको जानिए, उसके अनुसार फैसले कीजिए जो आपकी इच्छा के अनुरूप भी हो, परंतु वो उनकी इच्छा के अनुरूप भी हो और उसकी योग्यता भी उनके अंदर हो। केवल तभी वह इसे कर पाएंगे, अन्यथा
आपके हिसार में ही एक बच्चे ने आकर के एक बार आईएएस की एकेडमी बनाई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया, वह एक डॉक्टर था, होशियार था, माता पिता की जबरदस्ती करने के कारण वह डॉक्टर तो बन गया, परंतु उस डॉक्टरी को उसने कभी नहीं निभाया। उस जीवन के 6 साल उस व्यक्ति ने केवल बर्बाद कर दिए। बड़ा हो गया, उसे लगा मैं अपनी मनमर्जी कर सकता हूं, तब उसने अपनी लाइन एकदम से बदल दी और आज अब वो दूसरी जगह पर है। आशा है मैं आपको बता पा रही हूँ कि क्यों हमें बच्चों की योग्यताओं को समझना है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा करना है। बच्चे हमेशा हमारी परछाई होते हैं। मैं आज सुबह ही ऐसे ही अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते कुछ कविता लिख रही थी, उसकी 4 लाइनें सिखाती हूँ, सुनाती हूँ सिर्फ। हमेशा हम पढ़ते हैं कि बेटियां पापा की परी होती हैं, और लेकिन जब वो बात करती है मम्मा मैंने ऐसे किया, तो मुझे लगता है जैसे वो तो सब वही कर रही है। मम्मी माइक्रो के अंदर ना इतनी गंदगी थी, वो स्विच के अंदर मैंने साफ किया, है ना। ये बच्चा मॉडलिंग से सीखता है, बचपन से वो देखती चली आई, तो छुट्टी के दिन उसने भी यही किया। तो मैंने लिखा, पापा की परी होगी तू, पापा की परी होगी तू, पर मेरा तो साया है लाडो, हर पल लेवल को ऊंचा उठाएं। हम बुद्धि पर, योग्यताओं पर, उन पर बल देना शुरू करें, ना कि केवल मार्क्स के ऊपर बल देते रहें। ये हमको करना होगा। मैं आपको यही बात अब कोरोना के संदर्भ में बताती हूँ। एक ये भी एक केस है, ये मैं कई जगह नरेट कर चुकी हूँ, ये मेरा बड़ा फेवरेट केस है। कोरोना में मैंने बहुत केसेस किए, मैंने बल्कि मैंने 15 साल तक तो सोशल सर्विस यहाँ से काम किया। मैंने थोड़ा सा संबंधित केसेस मैंने सब फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से किए। ये भी एक वैसा ही केस है। बच्ची है, एडोलेसेंट बच्ची है, 11वीं की बच्ची है, लॉगिन नहीं करती है। माताजी सुबह सुबह उठाना शुरू कर देती हैं, लेकिन बच्ची के बारे में खैर जी काफी केस खराब हो गया। माँ को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुई। जब मुझे अप्रोच किया तो माँ की डिप्रेशन की काउंसलिंग के लिए किया। फिर कारण जब पता करते रहे तो कारणों में ये कारण निकल करके आया। अब मम्मा को तो ये समझाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि माँ की काउंसलिंग को हैंडल करना था, माँ के डिप्रेशन को हैंडल करना था। मैंने पापा से कहा कि आप आगे आए, बच्ची की दोस्त बने और जरा शुरू किया। तो ये पता चला कि बच्ची के फ्रेंड्स नहीं है। अब लॉकडाउन के कारण कोरोना में वो अपने उन बच्चों के साथ जिनके साथ वो 10वीं में पढ़ती थी, कोई भी कांटेक्ट नहीं बना पा रही थी, क्योंकि उसने सब्जेक्ट्स चेंज कर लिए थे। देखिए कितना साधारण सा इशू था, कितना ही साधारण सा इशू था। बस हमने कुछ नहीं करा। पापा ने कहा ठीक है, तुम वैसे भी कहती हो तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तुमको दोस्त चाहिए, चलो हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें तुम नए दोस्त बना सको। और फिर ऑनलाइन वो एक्टिविटीज शुरू करी। शी डेवलप्ड सम ऑफ द फ्रेंड्स एंड स्लोली शी स्टार्टेड लॉगिंग इनटू द क्लासेस। क्या इशू था? कुछ भी तो इशू नहीं था, सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप था ना। यही ऑब्जर्वेशन हमारी कमजोरी है। हम अपने बच्चों को अपनी इच्छाएं अपनी इतना इम्पोज कर देते हैं। ऐसे ही हमारी आशाएं अपने पति से होती हैं मेरी बहनों, जैसे पति की भी हमसे होती हैं। हमारे कहने को तो पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन मेरी बहनों बुरा मत मानिएगा। अपने अपने मन के अंदर जितनी मेरी विवाहित बहनें बैठी हैं, वो ये जरूर सोचें और अपने अपने आप को उत्तर जरूर दें कि क्या वास्तव में हम वही करती हैं जो हमारे पति चाहते हैं, या हम अपने पति से भी ये अपेक्षा करते हैं कि हम जो चाहते हैं वही वो करें। मैंने तो ऐसी ऐसी महिलाएं भी देखी हैं कि नहीं, आप नौकरी कैसे छोड़ सकते हो, आप बिजनेस में आएंगे, आप दुकान छोड़ेंगे, इससे हमारा स्टेटस खराब होगा। अरे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और आप क्या बिजनेस करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और बेचारे आदमी को जो है नौकरी ही करनी पड़ी। आप सच बताएं, ऐसे किस्से होते हैं या नहीं होते? हम सब बस यही चाहते हैं हर रिश्ते में, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटी हो,
कि बस जो मैं चाहती हूँ वो मेरे सामने। मैं पहले आपको बताती हूँ कि WHO और UN क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको अपना व्यू पॉइंट इसके ऊपर रखूंगी। लैंसेट है एक, लैंसेट इज अ बिग जर्नल, बहुत फेमस जर्नल है। कोई साइंस के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो लैंसेट, नेचर, इस तरह की जर्नल्स के बारे में जरूर जानते होंगे। उसमें एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट ने एक स्टडी करके पब्लिश करी है, बड़ी बड़ी रिसेंट बात है, लास्ट मंथ की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। इड बुलमोर उनका नाम है, और उन्होंने ये बताया कि भविष्य में कोरोना के कारण से हम पर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। तो उन्होंने ये कहा कि लगातार की जो आइसोलेशन हमारी होने वाली है, हो रही है, इसके कारण से लोगों के अंदर निराशा अधिक आ जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सार्स जब हुआ था 2003 में, तो तब भी इस तरह के प्रभाव देखे गए थे, और हमें लगता है कि बिल्कुल वैसा अब भी होगा। जो PTSD होता है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी किसी को कोई भी ट्रॉमा होता है तो उसके बाद जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं वो सभी होंगे, यानी कि एंजाइटी भी हो सकती है, पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, इरिटेशन भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंगर, क्रोध, ये सब चीजें जो है हो सकती हैं। लेकिन देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हो सकती हैं, इनके होने की संभावना है, क्योंकि ये पहले भी हुई थी सो अब भी होंगी। क्या हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है? इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढिएगा। हाँ, करती है, पर क्या हमेशा करती है? इसी तरह न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी ये एक ओक्लाहामा में बेट्टी पेफरबाम है, इन्होंने भी बड़ी सिमिलर सी फाइंडिंग्स दी है। फाइंडिंग्स नहीं, एक्सपेक्टेशंस है ये, पुराने जितने भी महामारियां आई उनके आधार पर वो भी कुछ इसी तरह की बातें कहते हैं कि भावनात्मक समस्याएं जो है ये बहुत ज्यादा हमें होने वाली है। मैं कहती हूँ कि क्या हम आज के परिप्रेक्ष्य में चीजों को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते कि आने वाले समय में हम इन समस्याओं को फेस ही ना करें? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। UN वुमेन की डिप्टी एग्जीक्यूटिव अनीता भाटिया है, उन्होंने भी यही लिखा कि ये कोरोना के कारण से महिलाएं इतना पिछड़ जाने वाली हैं जितना कि 25 साल पहले। इस एक साल में हमने 25 साल में जो प्रभाव किया उस सबको हम खो देंगे। मेरी बहनों, क्या हम वास्तव में इतने कमजोर हैं कि अगर हम यहां से यहां तक आकर के खड़े हो गए थे तो एक साल के अंदर हम बिल्कुल धरती पर आ जाएंगे? क्या हम अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल सकती? आपको नहीं लगता ये बड़ी बड़ी चढ़ी सी बातें कुछ हैं जो कही गई हैं? फिर वो कहते हैं लैंगिक भिन्नताएं तो ऐसी हो जाएंगी और रूढ़ियां ऐसी हो जाएंगी जैसे 1950 में थी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, यद्यपि ये बड़े बड़े जर्नल्स में लिखा गया है, बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। मैं बहुत बड़ी नहीं हूं उनके जितनी, परंतु फिर भी मैं सहमत नहीं हूं, और मैं इसे अभी प्रमाणित करूंगी। साथ साथ ये बताऊंगी कि हम कैसे इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। पहली बात, मनोविज्ञान ये कहता है एज्यूम कभी मत कीजिए। इसको हम मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सब सोच सोच के मैं इतना घबरा गई कि मैं वर्तमान को देख ही नहीं पाई। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? वर्तमान के साथ चिपकने को और फोकस करने के लिए कहा। यदि मैं अपना वर्तमान सुधार सकती हूँ, देखिए, पास्ट के साथ मैं अगर चिपकी रहूंगी तो मैं डिप्रेशन में रहूंगी। भविष्य की चिंता अधिक करूंगी तो एंजाइटी के मारे वैसे ही हार्ट इज गोइंग ऑन बूम पुटी, मैं सोच नहीं सकती, निश्चय नहीं कर सकती, निर्णय नहीं ले सकती। तो फिर हमें ये एज्यूम करना ही क्यों है? एक स्टडी में ये हुआ कि एजम्पशन के कारण से जितनी टेंशन स्ट्रेस लोगों ने ली उनमें से 95% एजम्पशन सच ही सिद्ध नहीं हुई। बड़ी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी थी, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए सबसे पहली सेल्फ काउंसलिंग जो मेरी महिला बहनों को करनी है, हम नहीं डरते कोरोना से। मेरा मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशंस लेनी बंद कर दें, हम नहीं डरते कोरोना से कि इसके कुछ दुष्परिणाम होंगे, हम स्ट्रांग इनफ हैं, हम लड़ेंगे। WHO ने कहा एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, सोशल डिस्टेंसिंग है। देखिए क्या कहा बेलमोर ने,
यही कहा ना कि आइसोलेशन के कारण इतना समय अलग रह रहकर, इसका तो कितना अच्छा समाधान हमें प्रधानमंत्री जी ने ही बता दिया था। उन्होंने ही बताया था, बिल्कुल शुरू शुरू में मार्च में ही बता दिया था। अप्रैल में एक भाषण में उन्होंने टीवी पर आकर के बड़े अच्छे से ये कहा था कि देखो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, इमोशनल नहीं। क्या हम डिजिटल वर्ल्ड है, कनेक्ट नहीं होते? क्या हम वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते अपने फ्रेंड्स को? घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ क्या होम पार्टी नहीं होती? अरे मेरे तो 2 भतीजों की मंगनी हुई है, उस मंगनी में हमने सारा कुछ डिजिटल वर्ल्ड में किया। केवल 4 व्यक्ति गए और हम 3 घंटे के लिए डिजिटल में जुड़े रहे। हमने पहले वीडियोस भी तैयार की, सबने उन बच्चों के लिए डांस भी किया, उनका प्रेजेंटेशन भी हुआ, ऑन स्क्रीन हुआ, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगता है हींग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा। ये हम महिलाएं ही उत्साहित कर सकती हैं अपने परिवारों को, यहाँ हमारी भूमिका आती है। प्रिवेंशन होती है। क्यों मैं डरूं कि कोरोना के बाद ये हो जाएगा? मैं इसको होने ही नहीं दूंगी। ये एक हमारी सबसे बड़ी भूमिका है जिसमें हम, और क्यों महिलाओं के ऊपर मैं बल दे रही हूँ उस पर भी मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए आती हूँ। जैसे हम अभी कह रहे थे कि क्लासेस में लॉगिन ही नहीं किया, होता क्या था? होता ये था कि हम सुनते तो है मगर उस पर मनन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी की बात को सुना तो सबने, पर बुरा मत मानिएगा, मनन हम कितना नहीं किया। हमें तो कोई बता ही सकते हैं ना, वह हमारे नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, वह तो बता ही सकते हैं। सुनना किसने? मैंने। समझना किसने है? मैंने। मनन किसने करना है? मैंने। ये तौर तरीके क्या वो हमारे को आकर के, हम कच्ची पक्की के बच्चे हैं कि हमारे को इस तरीके से आकर के प्रधानमंत्री फाइट बढ़ गई? हाँ मैं मानती हूँ, घर के अंदर इनफाइट बढ़ी। लेकिन क्यों बढ़ी कोरोना के संदर्भ में इनफाइट? इसलिए बढ़ी क्योंकि जो नॉन वर्किंग लेडीज थी वो तो पति के जाने का इंतजार करती थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इनके साथ एडजस्टमेंट कैसे करूं, अपने रिश्ते को मजबूत कैसे करूं। ये सोचा थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, मैं जाऊंगी, घूम आऊंगी, जान छूटेगी, मैं फ्रेश। हमने अवॉइडेंस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। मोस्ट ऑफ द नॉन वर्किंग वुमेन दे डू इट। और वर्किंग वुमेन को क्या प्रॉब्लम आई? वर्किंग वुमेन को ये प्रॉब्लम आई कि उसको अपना वर्क फ्रॉम होम भी लेना था, साथ के साथ अब बच्चे भी घर थे, वो ज्यादा डिमांडिंग थे, हस्बैंड भी ज्यादा डिमांडिंग था, तो इसलिए इन फाइट्स बढ़ी। अब सवाल यह है कि इसको हम कैसे हैंडल करें। उसके कारण से हमें डिप्रेशन हुई। डियर फ्रेंड्स, ये एक एटीट्यूड है। चलूं मैं आगे? ये बीच में बहुत हंसने की आवाज आ रही है। कि हम किसी भी चीज को कैसे लेते हैं। एक व्यक्ति है या एक महिला है, उनके या उनके बच्चे आए, प्लीज आप या तो म्यूट कर लीजिए, यदि आपको नहीं सुनना है तो आप छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट एन इश्यू। लेकिन जो एक महिला के पति ने आया और बहुत जोर जोर से गुस्सा किया, दूसरी महिला के पति ने भी थोड़ी देर में उठा और बड़ी जोर जोर से गुस्सा किया। एक महिला, घर में बच्चे भी हैं, एक महिला का एटीट्यूड ये है, तू कौन है? होता कौन है तू मेरे को डांटने वाला? एक महिला ने कहा कि ठीक है, सॉरी, हो गया। अब 2-3 घंटे के बाद जब बच्चे वहां नहीं थे, पति के साथ बैठकर जाके बात की कि क्या हुआ? बात तो थी नहीं, आप किसी लिए एकदम से इतने इरिटेट हो गए? क्या सब ठीक है? आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम है क्या? आफ्टर ऑल हम महिलाएं अपने हस्बैंड्स के बिहेवियर को, बच्चों के बिहेवियर को समझते हैं ना। कोई सडनली जोर जोर से चिल्ला रहा है तो उसको भी तो कोई टेंशन हो सकती है। क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता है एक अच्छे घर को चलाने के लिए
कि हम भी संयम रखें और पूछें। मैं बस एक ही सवाल पूछती हूँ बहनों, ये घर किसका है? क्या ये घर हमारे पति का है अकेले, या ये घर हमारा भी है? क्या ये बच्चे हमारे नहीं है? क्या इन बच्चों का ख्याल रखना हमारा काम नहीं है? है। यदि मेरा पति बहुत अच्छे से उनका ध्यान नहीं रख पाता, वो कहीं और बिजी है, तो भी ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि वो बच्चे मेरे हैं। ओन इट, टेक इट इजी, लेट गो करना, सरेंडर करना, ये सब किसके गुण हैं? ये महिला के गुण हैं, पुरुष के गुण नहीं है। जितने पुरुष साथी बैठे हैं, हाथ जोड़कर मैं उनसे माफी मांगती हूँ। आज समय नहीं है, कभी जीवन में मौका मिला तो मैं ये प्रमाणित कर क्या लड़ने से अपने अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं? क्या कभी क्रोध करके किसी का दिल जीत पाया? हाँ, है ना। आज कितने सारे, हमारे तो संविधान में भी बड़ी सारी बातें लिखी हुई है ना। और तो और एक समय तो ऐसा आ गया था जब हमारे देश में यही कहा जाता था, ये एक वो था तंजावुर का, 1730 में तंजावुर का एक अधिकारी था, और स्नेह में जाए, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या फिर तो फिर वही होगा, वो रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े ही गांठ पड़ जाए। तो इसको तोड़ने टूटने मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रही दबिए, बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन प्रेम से इसकी मजबूती को और मजबूत हमें बनाना होगा। तभी हम केवल समुपदेशन के लायक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। परिवार के अंदर पति के साथ, बच्चों के साथ समय बिताएं। घर मेरा है, मेरे पति ने अगर आवश्यकता से अधिक या कुछ अनयूजुअल गुस्सा किया है, तो मुझे समझना चाहिए समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम, कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, ये परेशान है, और वो परेशानी का कारण जानना मेरा दायित्व बनता, उनका भी बनता है। परंतु ये कोई कंपटीशन है कि वो नहीं निभाते तो इसलिए मैं भी ना निभाऊं, उनमें वो योग्यता नहीं है वो विकसित नहीं हुई। करोगी, मैं 6 बजे किचन में घुसूंगी, मुझे खाना बनाना है, उससे पहले प्लीज चॉपिंग पूरी करके रख देना, जो भी ड्यूटी आपने। तो चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, हम उनको एक दूसरे को डांट डांट के इरिटेट हो करके अपने कंट्रोल में नहीं रखते, प्लेफुल हो जाइए, खूब खेलिए अपने बच्चों के साथ। उनको कोई ऐसा कार्य दीजिए जिससे उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, कोरोना के दुष्प्रभाव भाग जाएंगे। उनकी कोई हॉबी डेवलप कर लीजिए, क्योंकि आज तक उनकी हॉबीज नहीं है, अब वो घर में है, आप भी हैं, आप लोगों को पहले उतना समय नहीं मिलता था, यदि खासतौर पर आप वर्किंग हैं। ऐसी हॉबीज उनकी डेवलप कीजिए कि उसके कारण से वो इतने प्रसन्न चित्त रहें। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें सब लोगों ने अपनी अलग अलग हॉबीज चुनी और डेवलप की। तो जैसे जिसने गार्डनिंग शुरू करी, वो तो कहती है कि जब तक मैं जाकर के पौधों को देख नहीं पाती, वो देखती इतना खुश होती, उनको रियरिंग अप में उसकी वो नर्चरिंग एबिलिटीज जो है वो निकल करके आ गई। मान लो आपकी हॉबी है किताब पढ़ना, आप किताब पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे की हॉबी है पेंटिंग करना, आप एक समय आइडेंटिफाई करें कि उस समय हम सब अपनी अपनी हॉबीज करेंगे। आपके हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप बैठे इकट्ठे हैं। सो ऐसे करके उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए। लिसनिंग मैंने आपको बताई है, वो आपको करनी पड़ेगी। आपको लिसनिंग मतलब अंडरस्टैंड करना, बच्चा क्या चाहता है वो आपको करना पड़ेगा, आपको मॉडल बनना पड़ेगा। मास्किंग है, आपकी घंटी बजी, आपने मास्क उठाया, आप मास्क लगा करके बाहर गए, आपके घर में मेड आती, डॉक्टर हो, तुम
मास्क के बिना गुजारा नहीं कर सकती। बहुत सिंपल सी बात है, घर आके तुम ये सारे मास्क हटाकर कपड़े का एक ऑर्डिनरी मास्क ले लो, जब कोई मेड आती है तो सिर्फ वो लगाओ, और ये स्किन की दवाई है, ये आप लगा लो। ऐसे वोकेबलरी सिखाइए बच्चों को। मैं फेसबुक पर देखती हूँ क्या अभद्र भाषा वहां लिखी रहती है ना? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सिखाते, हर रोज 10 नए शब्द सिखाएं और उन 10 नए शब्दों का प्रयोग सिखाएं। हमारे बच्चे को पता भी है सरेंडर क्या होता है, हमारे बच्चे को पता भी है फॉरगिवनेस क्या होती है, उन्हें मालूम भी है कि वर्चूज क्या होते हैं। क्या हम इन बारे में कभी अपने बच्चों के साथ बात भी करते हैं? सरेंडर का अर्थ, नए शब्द उनका प्रयोग करना, उनसे पूछना, अच्छा चलो गेम खेलते हैं, सरेंडर का ये अर्थ होता है। आप बताओ, आपने कभी लाइफ में सरेंडर किया? अच्छा आप पार्टी, ये है महिलाओं का योगदान। मैं आपके बड़े बगल में एक शहर में बैठी हूँ इस समय, फतेहाबाद में। यहाँ के थाने के बाहर महिलाओं ने सिलाई मशीन रखी हुई थी। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ जितने मास्क बन रहे हैं वो अप्रूव्ड मटेरियल से बने हुए हैं, कपड़े से वहां पर मास्क बनाए जा रहे थे। केवल 15-15 रुपए में वो महिलाएं जो है वो उन मास्क को बेच रही थी। कितने मास्क हमने खरीदे, कितने हमने बांटे। कई लोगों ने फिर हमें कहा कि भाई ये तो इतने अच्छे मास्क हैं, हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए भी ले आओ। हमने भी अपने पंप पे यहाँ वहां सब जगह वर्कर्स को, पार्क में भी हम चले जाते तो हाथ में उठा करके चले जाते। 15 रुपए का ही तो एक मास्क था। लेकिन देखिए वो हम कैसे कर पाए, क्योंकि उन महिलाओं ने बैठ करके सिला। जो महिलाएं घर से फ्री थी उन सब ने ये काम किया। सोशल सर्विस के लिए वो इस तरह आगे आए। गली मोहल्ले में कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस का ही आपको उदाहरण दे रही थी। 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास में वो बैठ भी जाए तो वो कितना सीख सकते हैं? बहुत अच्छा तो वो नहीं सीख सकते। इसका कितना आसान समाधान है। एक गली के अंदर जितने बच्चे केजी के हैं, कितने बच्चे फर्स्ट के हैं, कितने बच्चे सेकंड के हैं, वो सब इकट्ठे होकर के अपने अपने घर में, ऐसा है। मैं फतेहाबाद की बात आपको बता रही हूँ, ऐसा यहाँ पर कर रही हैं महिलाएं। 3 या 4 का ग्रुप वहां बने, लेकिन शर्तें हों कि ये मेन्यू कार्ड है, कम से कम इतने घंटे पहले यदि आप ऑर्डर करेंगे तो खाना रात को आपके घर पहुंच जाएगा। सेम गली के अंदर आपके ट्रस्टवर्दी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, पेमेंट बेसिस है। अभी हम रोज चिल्ला रहे हैं कि कोरोना में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो गई है। कितना आसान है, मुझे कमाई का धंधा मिल गया और आपको अपने बच्चे संभालने आसान हो गए। तो कुछ चीजें, समाज में संतुलन कब बनता है? समर्पण एवं सहयोग की भावना से ही बनता है, और फिर ये तो परमानेंट हो जाएंगी। मेरी एक फ्रेंड ने कोरोना के शुरू में केक बनाने शुरू कर दिए। उसे लगा कि सब बेकरियां बंद हो गई हैं, बच्चों को आजकल बड़ा ज्यादा शौक होने लगा है, तो अब मैं काम करती हूँ, मैं केक बनाती हूँ। ठीक है, चलिए विदेशी परंपरा है, पर हम कुछ भी बना सकते हैं। अब उसके केक जो है वो बनने लगे, वो तो प्रोफेशनली हो गई। आज तक वो हाउसवाइफ ही थी। 8 महीने में, सूरत की बात बता रही हूँ मैं आपको, 8 महीने में तो जो है वो एक प्रोफेशनल बेकर हो गई। तो ये तो हम किस समस्या को कैसे लेते हैं और उसको कैसे अपने लिए मौके में परिवर्तित करते हैं, ये हम महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक निर्भर करता है। अब वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह हमारे डॉल मेकिंग है, गिफ्ट मेकिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हर एक तरह की चीजों की हो सकती है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, टीचिंग है, कोचिंग है, ये सब हम ऑनलाइन करके संस्कारों को बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहती हूँ आप इतना ही कर सकते हो। अच्छा आप बड़े दुखी हो, आई विल लिसन। जैसे हम लोग जब सुसाइड की हेल्पलाइंस चलाते हैं ना, उसमें हर एक व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। बस किसी को दिक्कत है, उसकी बात सुन ली जाती है। कहते हैं कह दिया तो आधा खत्म हो गया, हूं करके हम उसे सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं, उसी से ही वो बच्चा जो है एकदम से सुसाइड करने से रुक जाता है। ये देश भर में नहीं, ये समस्त विश्व में हो रहा है ऑन सुसाइड ऑनलाइन काउंसलिंग। जो महिलाएं, अगर हमें लगता है कि अवसाद बढ़ रहा है या बढ़ेगा, क्या हम इस तरह की एक
24 आवर्स लिसनिंग हेल्पलाइन नहीं बना सकते। सुनना ही तो है, कुछ ही तो कलाएं, थोड़ी सी तो मैंने आपको बताई है। ट्रस्ट, वार्मथ, आप बोलेंगे बड़े प्यार से तो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर वो आपको ये कह रहा है, कोई डिप्रेशन के लिए आपके पास बात करता है, कोई एंजाइटी के लिए आपके पास बात करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है, आपके पास यदि समाधान नहीं है, आप अच्छी तरह से सुन तो सकते हैं, उसको पेशेंस रखने के लिए कह तो सकते हैं, साथ में ये बता सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता है। आधा काम तो उसका कर लिया ना आपने। कितने आसानी से हम बचा सकते हैं अपने देश को डिप्रेशन में, अवसाद में जाने से, कितनी आसानी से बचा सकते हैं। क्योंकि दो ही चीजें चाहिए। सबसे बड़ी बात है फैमिली रिलेशनशिप, दूसरी चीज है सोशल रिलेशनशिप। जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ, इस डिजिटल दुनिया में ये सब चीजें हम कर सकते हैं। फिर कितनी सारी तरह की डिजिटल ट्रेनिंग हो सकती है। अनएजुकेटेड लोग हैं, अपने बच्चों को पैसे भी नहीं भेज सकते हैं। अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को कोरोना से जो एक्सपेक्टेड उत्पीड़न है, पीड़ाएं हैं, उन सब से बच सकते हैं हम, और हम अपने देश को बचा सकते हैं। मैं बस अंत में एक लाइन कहती हूँ। हरिवंश राय जी ने अपनी एक कविता में कहा है कि पुरुष की समस्त पीड़ाओं की औषधि एकमात्र स्त्री है, और वो स्त्रियां कौन है? वो स्त्रियां हम हैं। बस समुपदेशन की कुछ कलाएं हम अपने अंदर विकसित कर लें, हम अपने देश को बाकी अन्य देशों से बहुत आगे ले जा सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। यदि कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी बहन जी। तो अभी वक्ता से क्वेश्चंस अगर किसी ने डॉक्टर प्रोमिला बत्रा से पूछने हैं तो पूछ सकते हैं जी। उससे पहले मैं एक परिचय करवाना चाहूंगा। सविता बहन जी राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सविता बहन जी अध्यापिका हैं और राष्ट्रीय सेविका समिति में प्रांत बौद्धिक प्रमुख का दायित्व है बहन जी के पास। तो बहन जी से एक बार कहूंगा कि वो नमस्कार कर दें जी सभी को। और नमस्ते जी सर। और 2 मिनट आप भी विषय पे थोड़ा सा कुछ अगर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा जी। सविता बहन जी से निवेदन है। प्रोमिला दीदी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है भाई साहब। कुछ नहीं है जी बहन जी। तो अब मैं निवेदन करूंगा जी, कोई अगर किसी की कोई क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न पूछना है जो बहन जी ने अभी बताया है उसके बारे में, उससे रिलेटेड, या फिर जो हमारा विषय है। जी किसी का कोई प्रश्न है तो बहन जी बोल रहे हैं इधर आवाज। अनम्यूट नहीं खुद है। को अनम्यूट नहीं किया हुआ इन्होंने। खुद को अनम्यूट कीजिए। अमरजीत जी आप कर दीजिए उनको अनम्यूट। हाँ हेलो मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ मैं सुन पा रही हूँ। नमस्कार मैम, मैं आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ आपसे, तो काफी अच्छा लगा आपके विचार सुनकर मुझे। इनफैक्ट मोस्ट इंस्पायरिंग। थैंक यू थैंक यू। जी नमस्कार अमरजीत भाई साहब। मैडम प्रोमिला जी नमस्कार। मैडम जी आपका ये स्मोकन देश सुन के मेरे को ये लग रहा है कि आदमी के अंदर जो ईगो प्रॉब्लम है उसके कारण लड़ाइयां नहीं होती घरों में। हाँ होती हैं घरों में, ज्यादा लड़ाइयाँ पुरुष की ईगो के कारण होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
परंतु मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि पुरुष भी इगोइस्टिक हो जाए और आज के भाषणों को सुनकर हम भी इगोइस्टिक हो जाए, तो देखिए अगर एक तलवार से दूसरी तलवार टकराएगी तो कोई एक तो मरेगा ना। मेरा अर्थ ये नहीं है कि अगर पुरुष के अंदर ईगो है तो मैं दबती चली जाऊं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो समुपदेशन की कलाएं हैं वही कलाएं यदि एक महिला अपने अंदर उत्पन्न कर ले, संयम, वार्मथ और प्यार से जाकर पूछे कि बात क्या है, सुनो जी क्या हुआ है, बताओ तो सही, क्या आदमी पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा। उसकी ईगो को हमें इस समय प्रेम से और स्नेह से ही पिघलाना होगा। उसकी वजह पता क्या है, मेरे पास में, मैंने आज पीपीटी नहीं है, मेरे पास में एक स्लाइड रहती, बज ने एक थ्योरी दी, क्यों हम अपने अपने रोल से निकल नहीं पा रहे, जो भूमिकाएं हमारी पुरानी हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सालों से, सदियों से, 1000 से ऊपर साल हो गए, वो ना अब हमारी जेनेटिक का भी पार्ट बन गई है, वो हमारे जीन के अंदर भी है। लड़ाई का हमारे घरों में कारण है और महिला की स्किल इसमें है कि वो उस रिजिडिटी को कैसे तोड़े। बाकी किसको लगता है लड़ाई से किसी का दिल जीता जा सकता है, ठीक है, पर मेरा अनुभव तो ये नहीं कहता। मैं बहुत छोटी थी, मैंने पढ़ा था फॉरगिवनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। फल वाली डाली झुकती है। तो मैडम मेरी जो ऑब्जर्वेशन चल रही है कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ईगो प्रॉब्लम, टकराने की स्थिति ज्यादा बढ़ रही है दिनों दिन जी। उसकी एक नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी एक वजह और है, उसकी वजह है जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है ना, आज के मुद्दे से वो संबंधित नहीं है, इसलिए मैंने उसे टच नहीं किया। ये जो हम विदेश से कॉम्पिटिटिवनेस ले आए और हम सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने ये सीख लिया कि मेरा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट, सबसे ऊपर ये बन जाओ, वो बन जाओ, और कंपैरिजन करने लगते हैं जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं। और अच्छा, फिर ये एक बात मैंने छुई भी थी, मैंने ये कहा था मैडम क्या हम इसमें खाने का भी बता सकते हैं भी जो सात्विक खाना है वो घट गया है सर। सात्विक खाने से बेहतर हम बनते हैं, लेकिन वो असल में डाइट का असर कम, संस्कार का असर ज्यादा है। जब मैं सात्विक खाती हूँ तो उससे पहले मैं ये मानती हूँ कि भाई मेरे को, अगर मैं कत्ल करके खा रही हूँ ये गलत है, ये पाप है। तो असली जो प्रभाव है वो डाइट से अधिक उस विचार का है जिसकी वजह से मैं सात्विक खाती हूँ। साइंटिफिकली ये लाइन बनती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि उन सब चीजों के कारण से ना, जैसे मैंने आपको कहा कि एक चीज मैंने छुई भी, हमने बच्चे को कहा तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, अपनी फ्रस्ट्रेशन, एंगर सब हम निकाले जा रहे, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बनता सर। जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बनता है तो एक रिवर्स प्रोसेस होता है, रिएक्शन जो है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। एक्चुअली में वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बनकर आता है। हर कोई पावर के नशे में चूर है, हर एक को पावरफुल फील करना है, तो हम उसकी आइडेंटिटी नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं। ये पेरेंटिंग का बड़ा मुद्दा है और हमारे देश में पेरेंटिंग की काफी आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी वजह है जो ये बढ़ रही हैं लड़ाइयां, झगड़े, गाली गलौज। क्वेश्चन तो काफी है डिस्कशन करने के, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। और किसी का कोई प्रश्न है जी? बहन जी से पूछना हो, किसी का कोई प्रश्न है? आरती जी बोलना चाह रहे हैं, आरती जी बोलिए। हाँ जी आरती जी बोलिए आप। आरती मैम, हाँ गुड इवनिंग मैम। मेरी अभी, हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे कि स्कूल में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के प्राइमरी या फिर आप यूं लगा लो भी 10th 12th के, तो उनके पास जैसे हम बना कि उनकी बुक्स का अगर आप लोड देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे। जैसे हम जब स्कूल में थे तो हमारी एक बुक लगती थी नैतिक शिक्षा की, तो लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना स्कूल के बच्चों की, उसमें आपकी ईवीएस, कंप्यूटर साइंस,
और जनरल नॉलेज, पता नहीं कितनी सारी उनकी बुक्स है, बेचारे क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन उनमें से अगर ये लोड अगर कम करके अगर उनको नैतिक शिक्षा की बुक लगाई जाए, उनको एक अलग से मतलब क्लास हो उनकी जिसमें उनको सिखाया जाए कि वो साइकोलॉजी उनको बचपन से अगर हम बताएं कि भी ये आपका बिहेवियर इस तरीके से होना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, तो आई थिंक वो एक अच्छा तरीका है कि जहाँ से, क्योंकि शुरुआत समाज की हमारे घर से ही होती है, उस बच्चे से होती है जो कल को बड़ा होगा, वो ही हमारे देश का भविष्य है। तो बचपन से ही अगर हम स्कूलों से और घर में भी ये मम्मी पापा की जिम्मेवारी होती है, वो तो अच्छे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन अगर स्कूल में भी एक नैतिक शिक्षा की बुक लगाई जाए, जो पहले लगती थी लेकिन वो अभी नहीं लग रही है, तो बच्चों को, यस मैम, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपसे सहमत हूँ आरती जी, परंतु फिर भी उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उससे भी ज्यादा फर्क किस चीज से पड़ता है? ओवरलोड वाली बात आपकी सही है। स्कूल में यदि नैतिक शिक्षा की लगाई गई या ना लगाई गई, यदि मेरे स्कूल की मैडम और मैं और पापा घर में और वहां स्कूल में इतना अच्छा बिहेवियर मॉडल कर लें, तो क्या कहानियां, हम क्यों कहते हैं स्टोरी टीचिंग का मेथड होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैंने बचपन में पढ़ा था बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज, मैंने ये एक स्टोरी में ही पढ़ा था, ये स्टोरी का मॉरल था, है ना। तो बात तो ये है कि सीखने सिखाने का माहौल पैदा होना चाहिए। अगर हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं तो लोग तो बहुत सारे लोग हंसते भी हैं। तो आपको पता है, आप शायद हैरान होंगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नाम लेकर के मैं नैतिक शिक्षा के लेसन देती हूँ, वर्च्यू डेवलपमेंट, लेकिन मैं उसका नाम मॉरल डेवलपमेंट नहीं रखती। आधे लोग तो मॉरल डेवलपमेंट से आएंगे नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सवाल है मेरी बहन, लड़ाई लड़नी है, लक्ष्य वही है, लेकिन मैंने क्या कहा था, ऑब्जर्व करना होगा। मेरे को ना एक बार किसी ने गंजे को कंघी बेचनी आनी चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आया उनके ऊपर। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मार्केटिंग वाले हैं। लेकिन तुमसे बात करते करते मुझे ये लग रहा है कि वास्तव में हमें सीखना पड़ेगा कि गंजे को कंघी कैसे बेचनी। बेचनी तो मॉरल शिक्षा है, लेकिन उसको लेना तो कोई नहीं चाहता। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको कोई दूसरा सा नाम दे करके अमली जामा पहना है। हमारा लक्ष्य तो वही है, हमारा लक्ष्य तो वही है। तो ये आपका दृढ़ निश्चय है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप उन बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी बातें कैसे उनको उनके अंदर मतलब टीका लगा दो, इंजेक्ट कर दो उनके अंदर, इनग्रेन हो जानी चाहिए वो उनके अंदर। और घर तो सबसे पहले, इसलिए मैंने महिलाओं के नाम पर पारिवारिक उदाहरण भी दिया है। घर सबसे पहले। जॉइंट फैमिली, एकल फैमिली का प्रॉब्लम। मैडम ये आजकल फिर न्यूक्लियर फैमिली की वजह से भी हो रहा होगा ना, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का भी इफेक्ट हो रहा है। चीजें हैं, न्यूक्लियर फैमिली के डिसएडवांटेजेस कोई शक नहीं है कि काफी ज्यादा हैं। यस मैम, बिल्कुल, यस मैम, बिल्कुल। मैंने आधे घंटे के बाद ये मैसेज देखा और मैंने उसको लिखा कि बेटी सत्य की ही जीत होती है, तुम्हें अभी भी जाकर के सर को सच बताना चाहिए और कह देना चाहिए कि सर आइसक्रीम मैंने खाई थी लेकिन मैं डर गई थी। मैम उसी समय मेरे पास में उसने स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने वही सेम की सेम भाषा लिखी है। मैंने बहुत गौरवान्वित अनुभव किया कि मेरी 30 साल की बेटी सत्य को इतना इम्पोर्टेंट मानती है। मैंने बड़ी देर से सीखी थी सत्य की इतनी वैल्यू, जबकि मैंने भी अपने घर से ये सीखा था। मैं भी न्यूक्लियर फैमिली हूँ। मेहनत कर लीजिए बहनों, अगर हमारे साथ हमारी माँ सास नहीं थी हमारे बच्चों को पालने नहीं आ सकती। मैडम कोरोना का असर शहरों में ज्यादा हुआ है गांव के घरों की तुलना में। आज मैं इस बात के ऊपर बड़ा मैंने विचार किया, क्योंकि मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि हरियाणा की महिलाओं का क्या योगदान रहा कोरोना में। मुझे कोई आर्टिकल नहीं मिले। राजस्थान के मिले मेरे को,
मेरे को बहुत सारी जगहों के मिले, पर मेरे को हरियाणा की महिलाओं के बहुत सारे नहीं मिले। लेकिन जो मिले मैंने उसमें देखा कि स्वसमूह सहायता केंद्र, ऐसा नहीं है हरियाणा का योगदान नहीं है, पर मुझे नेट पर नहीं मिले। तो स्व सहायता समूह जो है, इनमें की सास हो गई है, बहुओं को जो अधिकार मिलने लगे हैं, वो कमियां अभी भी हैं गांव में। तो शहर की अपनी समस्याएं हैं, गांव की अलग समस्याएं हैं, परंतु समस्याएं दोनों जगह हैं। कुछ हाँ जी गंदगी मैम, वहां, कुछ यहाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी समय भी हो गया है जी, मैं एक बार दो परिचय और करवा देता हूं जी। डॉक्टर नवीन जी हैं। डॉक्टर नवीन जी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला सहकार्यवाह का दायित्व है और साथ में साइंटिस्ट भी हैं घोड़ा पार्क में। तो डॉक्टर साहब से एक बार कहूंगा कि नमस्कार कर दें वीडियो ऑन करके सभी को। डॉक्टर नवीन जी। नमस्कार जी, मैं माफी जी। चाहूंगा, थोड़ा सा किसी और कार्य में व्यस्त था संघ जी। के ही, तो थोड़ा लेट जुड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। एक परिचय और है सभी जी, को नमस्कार। रणबीर जी हैं। रणबीर जी भाई साहब के पास प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं रणबीर जी। रणबीर जी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व है। तो मैं रणबीर जी भाई साहब से भी कहूंगा एक बार वीडियो ऑन करके नमस्कार कर दें जी। रणबीर जी। चलिए, तो पृथ्वी भाई साहब से निवेदन है जी, एक बार हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिसार जिले के 3 आयाम चल रहे हैं, जिनमें से एक आयाम हमारा समुपदेशन आयाम है, काउंसलिंग आयाम। 2 आयाम और हैं, शिक्षा आयाम और स्किल का। तो उसके बारे में मैं एक बार पृथ्वी जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो एक बार तीनों आयाम के बारे में सभी को बताएं। पृथ्वी जी भाई साहब। जी, सभी को नमस्कार और बहन प्रमिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़ के आज अच्छी जानकारी हम सबने प्राप्त की है और उसका अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को, अपने समाज को बेहतरीन बनाएंगे ही। अपने अभी कोरोना काल में 3 प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं, तो उसमें से एक जो आज चल रहा है समुपदेशन का जो है, जिसमें काउंसलिंग का जो विषय रहता है। एक तो ये वेबिनार रहता है, लगभग हर 15 दिन के बाद एक वेबिनार रहता है और काउंसलिंग के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, जिसको भी जिससे संबंधित काउंसलिंग चाहिए, अलग अलग डॉक्टरों की एक टीम है। और इसी तरह से फिर एक जो दूसरा जो सेवा कार्य है वो है विद्यार्थी शिक्षा। तो विद्यार्थियों को अभी जैसे स्कूल बंद है तो उनकी होमवर्क पूरा हो जाए, उनको उनका काम ठीक से करवाया जाए। जहां उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कह सकते हैं, या जो बच्चे एंड्रॉयड फोन से काम कर नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए एक शिक्षा का सेवा कार्य चल रहा है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में भी, जैसे बहन जी ने बताया भी था, कि हम अपने आसपास के 5-10 बच्चों को होमवर्क करवा पाएं, या वहां पर कोई अच्छा पढ़ा लिखा कॉलेज विद्यार्थी है या कोई बहन है जो काम करवा सकती है, तो उसके जिम्मे हम किसी के जिम्मे काम लगा भी सकते हैं। तो इस तरह का एक शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। और एक है कौशल विकास। तो अभी इस कोरोना काल में काफी बेरोजगारी की समस्या भी आई है, जैसे रेलवे बंद है तो जहां बहुत से लोगों का रोजगार चलता था, या कुछ ऐसे व्यवसाय भी हैं जो इस कोरोना काल में बंद हो चुके हैं, तो उसमें कौशल विकास का एक आयाम, एक उसमें भी ट्रेनिंग इत्यादि चलती है कि किस तरह से जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको, आने वाली जो अपनी जनरेशन है उनको कौशल विकास के माध्यम से हम उनको कुछ सिखा पाएं और वो अपना रोजगार शुरू कर पाएं। तो इस तरह की 3 सेवा कार्य अपने चलते हैं। तो उनमें से एक ये आज हम सब जो इस वेबिनार में रहे, तो हम सब ने ये इसमें जो शिक्षा प्राप्त की है, जो जानकारी प्राप्त की है, उसका हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि अभी हमारी बात चल रही थी कि काउंसलिंग आयाम के अंतर्गत एक टीम भी बनाई हुई है, एक्सपर्ट की टीम, जिसमें काउंसलर, मनोचिकित्सक भी हैं। तो मैंने एक स्क्रीन शेयर की है जिनमें ये नाम है जो निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। तो आप आगे इस लिस्ट को आगे भी बढ़ाइए, मैं सभी से निवेदन भी करूंगा। जैसे इसमें डॉक्टर सुखबीर वर्मा जी हैं, सिविल हॉस्पिटल में चिकित्सक हैं, और इनका समय भी यहाँ पे लिखा हुआ है और दिन भी लिखा हुआ है। डॉक्टर प्रतिमा कुमार प्रिंसिपल हैं ओडीएम कॉलेज में, और आज डॉक्टर प्रतिमा कुमार जी जुड़े हुए भी हैं हमारे इसमें। एक बार मैं मैडम से कहूंगा, प्रतिमा जी से, कि एक बार नमस्कार कर दें वीडियो ऑन करके सभी को। नीरू, डॉक्टर प्रतिमा जी, आवाज सुनाई दे रही है जी आपको? जी। तो नीरू आशीजा जी हैं, बहन जी भी जुड़े हुए हैं इसमें अभी। तो ये भी एक्सपर्ट की टीम में है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और एक वेबिनार भी जो सबसे पहला वेबिनार था पेरेंट्स के ऊपर, वो नीरू आशीजा जी ने ही लिया था। तो मैं नीरू आशीजा जी से भी निवेदन करूंगा कि बार नमस्कार कर दें सभी को, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है जी। तो ऐसे मानव जी, जूही जी, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी जो गुप्ता हॉस्पिटल है, तो ऐसे ही स्नेहा मित्तल जी मनोवैज्ञानिक है, और शैलेंद्र कुमार जी। तो ये एक्सपर्ट टीम का है। तो आप सभी से निवेदन है कि आगे इनको शेयर कर दें। आवाज आ रही है जी आपको? आवाज आ रही है जी आप? जी, आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है जी, आ रही है। जी जी जी। तो मैं डॉक्टर प्रोमिला बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े अच्छे विषय लिया और समय निकाला। इनके साथ साथ जो सभी बहनें जुड़ी हैं, उन सभी का भी धन्यवाद, और जिन्होंने समय निकाला। डॉक्टर प्रतिमा कुमार जी, प्रोफेसर स्नेहलता गोयल जी भी जुड़े हुए हैं, मैंने अभी देखा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने समय निकाला। ऐसे ही हर 15वें दिन काउंसलिंग आयाम समुपदेशन की टीम जो है वो ऐसे वेबिनार करवाती रहती है। तो आप सभी ने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। सभी को जय श्री राम जी। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मोहित जी नमस्कार। दिव्या जी नमस्ते। टीपी मलिक जी नमस्कार। एक ही आईडी से जुड़े हुए हैं सभी लोग। धर्मवीर जी नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। नमस्ते भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम जी। सभी को जय श्री राम।